हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके कैफ़े। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे सारे प्रधानमंत्री जो 1947 से लेके अभी 2021 चल रहा है, यहाँ तक सभी देखेंगे। प्लस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, सबसे पहली चीज़ देखेंगे 1947 से लेके 2020 तक जो एरा रहा है, जो बहुत मेन इवेंट रहे हैं, चाहे वो पोखरण हो, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशंस हो, ठीक है, या करगिल वॉर हो, जो सारी एक्टिविटी रही है मेन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। चाहे आप एनटीपीसी एग्जामिनेशन देखिए, खासकर एसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ है या चाइना वॉर हुआ है, इन सभी को हाईलाइट करके किस किस प्रधानमंत्री के बीच में कौन कौन सी फेमस एक्टिविटीज़ रही हैं, उन सभी को इसके अंदर मेंशन करेंगे, इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पेशेंस रख के ज़रूर देखिएगा, और ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, बट ये भी एक बहुत बड़ा फेज़ है जो 1947 से लेकर अभी तक हमारे रहा है, हमारे राजनीति में या हमारे देश में। यहाँ से क्वेश्चन कंसिस्टेंटली पूछे जा रहे हैं, खासकर एसएससी एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने ऐड किया है। और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको बड़े आराम से देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट कर। सो फर्स्टली हमारे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं? जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात देखिए, याद रखिएगा, सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? जवाहरलाल नेहरू का था। कितना टाइम था? 16 साल और लगभग 200 दिन थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो 17 साल इन्होंने शासन किया भारत में। ठीक है, बेसिकली अगर देखें तो 1952 से पहले लोकसभा हुई थी आपकी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा के बारे में। तो इन्होंने जो ये स्टार्टिंग के 5 साल थे, इनको तो डायरेक्टली बेसिस में इनको प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे थे, बट उसके बाद जब इलेक्शन हुए, फिर वहाँ से भी इनका कार्यकाल बहुत लंबा रहा। ठीक है, लगभग 1947 से इन्होंने स्टार्टिंग करी और 1964 तक इनका कार्यकाल रहा, इसलिए कहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सभी जानते होंगे और एग्जामिनेशन में जाकर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, अब देखते हैं। अच्छा, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो अप्रैल 1952, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और देखिए, ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने तिरंगा झंडा सबसे ज़्यादा लाल किले में कितनी बार फहराया? इन्होंने 17 बार, ये याद रखेगा। और इनसे जो इनकी बेटी थी 16 बार, इंदिरा गांधी, इन्होंने फहराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे वनडे एग्जामिनेशन में, वो भी याद रखने जैसे कि इन्होंने महात्मा गांधी जी को बापू की उपाधि इन्होंने दी थी। क्या बोला था? बापू। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1889 में। और महात्मा गांधी जी का कब हुआ था? 1869 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इनका जन्म कब हुआ था, और ये खासकर रेलवे का एग्जामिनेशन में। इनकी कुछ फेमस बुक्स है, कौन कौन सी? एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुपर इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामिनेशन में पूछी गई है। ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी इनकी बुक है। तीनों बुक याद रखेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, आप देखिए क्या था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि आपको पता भी होना चाहिए बेसिकली, अगर नॉलेज के हिसाब से। तो इस समय रक्षा मंत्री कौन थे? वी के मेनन। अगर हम एग्जैक्टली बोले तो 1957 से 1962 तक, 1 नवंबर 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था रक्षा मंत्री के तौर पे। फिर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। रीज़न क्या था? इनका बहुत चीज़ों में बोला जाता था कि चाइना को बहुत सपोर्ट करते थे, जैसे कि चाइना को जो वीटो पावर मिला था यूनाइटेड नेशंस में, इन्हीं की सिफारिश के अकॉर्डिंग मिला था। जो भारत के उस समय के रक्षा मंत्री थे, कौन थे? वी के मेनन। और एक और चीज़ बता देता हूँ, देखिए, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रहा है इनका यूनाइटेड नेशंस में सबसे लंबा भाषण देने का। लगभग 8 घंटे इन्होंने वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में लेक्चर दिया था। ठीक है, लगातार बोले तो 5 घंटे, फिर उन्होंने उसमें गैप दिया था, फिर उसके बाद इन्होंने लेक्चर दिया था। इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सिफारिश की थी चाइना को वीटो दिलाने में, इसलिए इनको रक्षा मंत्री जो थे उस समय, इनको पद से हटा दिया गया। और कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। देखिए, 1 नवंबर से 21 नवंबर तक, और ये युद्ध हुआ था इन्हीं बीच में। ठीक है, 1962 की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद जब ये वॉर हुआ था, इसके बाद जब इंडिया की हार हो गई थी इसमें, और रीज़न क्या था? डायरेक्टली बेसिस में चाइना का एक तरीके से बहुत बड़ा धोखा था, क्योंकि इंडिया एक तरीके से एक बहुत अच्छा फ्रेंड समझता था चाइना को। तो इसी कारण ये इंडिया की हार हो गई थी इस युद्ध में, और इससे बहुत विचलित हुए थे। कारण यही कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू, इसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। काफ़ी टाइम इनको इससे दिक्कत हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शहीद हुए थे। आप देखिएगा पूरी डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, तो मैंने एग्जैक्टली बता दिया। और अगर पूछा जाता है कि रक्षा मंत्री कौन थे, तो वी के मेनन आएगा। ठीक है, बट अगर नहीं आता ऑप्शन में, तो जवाहरलाल नेहरू रक्षा मंत्री थे इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, और इनके यहाँ से क्वेश्चन और बताऊं, जैसे मैं आपको शांतिवन समाधि, इनके समाधि स्थल भी पूछे जाते हैं जो फेमस पर्सनालिटीज़ रही है, तो याद रखिएगा शांतिवन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि का नाम है। ठीक है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या रही थी जहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ते थे? ये फूलपुर, उत्तर प्रदेश का। बट ऐसा क्वेश्चन पूछे नहीं गया, मैंने थोड़ा एडवांस लेवल का बता दिया इसमें। अब 1964 में किनकी मृत्यु हो जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। देखिए, बहुत से रीज़न होते हैं, बट एग्जैक्टली बोला जाता है कि इस वॉर के कारण इनको क्षति हुई थी और बहुत से शहीद हुए थे।
तो इसी कारण इनको बहुत ज़्यादा सदमा लगा था, क्योंकि चाइना को एक तरीके से दोस्त माना जाता था जो एरा था 1947 से लेके 1960 के बीच में, बट उसने धोखा दिया। और उस तरीके से अगर हार भी रीज़न क्या था, अगर इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर हुआ था, हार का रीज़न ये था क्योंकि उस समय एकदम तरीके से डेवलपिंग चल रही थी, डेवलप्ड हुआ नहीं था इंडिया, और चाइना बहुत तरीके से डेवलप था इंडिया के अकॉर्डिंग। अगर देखें, आज़ादी को लगभग 15 साल हुए थे और इतने में उसने वॉर कर दिया था, ठीक है। ये रीज़न देखते हुए कि बहुत ही अच्छी कंडीशन नहीं थी इंडिया की उस समय पे। बहुत से रीज़न दिए जाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, अगर अकॉर्डिंगली देखे जाए तो बहुत अच्छे थे मेरे हिसाब से, अगर मैं बोलूँ अच्छे काम इन्होंने किए थे, बट और तरीके से देखें तो साइंस में भी इन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया था। कभी इसके ऊपर भी मैं बताऊँगा एक वीडियो। तो ये बता देता हूँ इनके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे। देखिए, अब ये तो हो गया यहाँ पे कंप्लीटली जो हमने बता दिया, और सेकंड अब जो बनने थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। बट इनसे पहले जब इनकी मौत हुई थी तो कोई एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर तो बनेगा डायरेक्टली, क्योंकि चुनाव तो हो नहीं सकते थे। स्टैटिक जीके को लेकर अगर आपको कोई भी इशू है, स्पेसिफिकली मैंने इसके ऊपर ई बुक बना रखी है लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके उसको ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स जो मेनली पूछे जाते हैं वो सभी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, ज़्यादा वास्ट करके नहीं दे रखा। दूसरी बात, सारे एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछे गए 2018 से लेकर 2020 तक, उन सभी को कंपाइलेशन करके डाल रखा है, और साथ ही साथ अपडेट क्वेश्चन करके देता रहता हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। बट याद रखना है, ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भारत के पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। इनके बाद कौन बनते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। और इनका टाइम पीरियड क्या था, ड्यूरेशन था इनका 1964 से 1966 तक, ठीक है। 1964 से 1966 तक रहे, लगभग 1.5 साल इन्होंने शासन किया प्रधानमंत्री के तौर पे, और एक बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं। थे तो बहुत छोटे हाइट के, बट इन्होंने काम बहुत अच्छे अच्छे किए, बट इनका ज़्यादा टाइम रहा नहीं थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, सभी जानते हैं, बहुत ही रहस्यमय रही थी ताशकंद में। मैं आपको पूरे स्टार्टिंग से बता देता हूँ। पहली बात, इनका कॉन्स्टिट्यूंसी क्या था? इलाहाबाद, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ, गुलजारी लाल नंदा बने थे, इनके बाद बने थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ इसी टाइम पे एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई थी। कौन सी घटना हुई थी? 1965 इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, और एक तरीके से इंडिया ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को हरा दिया था, बट उसमें हस्तक्षेप किसने कर दिया था? यूएसएसआर ने, जो उस समय पावरफुल कंट्री मानी जाती थी, ठीक है। कौन थी? यूएसएसआर। अभी ये नाम क्या है पूरा याद रखिएगा, रसिया को पुराना नाम बोलते हैं यूएसएसआर को, पूरा नाम याद रखिएगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। जो टूट कर बाद में 1991 में क्या बन गया था, उससे बहुत सारे देश बने, और उनमें सबसे बड़ा कौन सा देश है आज के टाइम में, जिसको हम कहते हैं रूस, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई दोनों बीच में कोलैबोरेट कराने के लिए या शांति समझौता करने के लिए दोनों देशों को बुलाया। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरीके से इसमें हार चुका था, और इंडिया ने बहुत तरीके से लीड ले ली थी, लाहौर तक पहुंच गई थी इंडियन आर्मी, ठीक है। बट फिर उसके बीच में जब कोलैबोरेट कराने के लिए, शांति समझौते के लिए यूएसएसआर ने इंडिया को बुलाया और पाकिस्तान को, तो कहाँ पर समझौता हुआ था? ताशकंद में। कहाँ की? उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, ये पूछा जाता है। और ताशकंद समझौता एसएससी के CHSL 2018 में पूछा गया था, ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1966 में हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों तरफ से कौन कौन से नेता थे। तो हमारे यहाँ से कौन से थे? लाल बहादुर शास्त्री। और वहाँ से कौन थे? जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान क्यों आ रहा है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस समय हुआ नहीं करते थे इंडिया में, तो इलेक्शन उसी समय हो गया था 1952 से, बट वहाँ पे तो कभी हुए नहीं थे, ऐसे ही चल रहे थे, तख्ता पलट हो जाता था, या कोई भी नेता है या प्रधानमंत्री है, गोली मार दी जाती थी, जो कुछ काम भी कर रहा है। और पाकिस्तान का ऐसा रूल रहा है, आज तक रहा है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने पूरे 5 साल कार्यकाल उसका रहा नहीं है, या तो उसको गोली मार दी जाती है, अच्छा नेता होगा, या उसको फांसी दे दी जाएगी, या वहाँ पे तख्ता पलट हो जाता है, ठीक है। इसलिए उस समय कौन थे? जनरल अयूब खान। ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इस तरफ से भारत की तरफ से थे लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ये सारे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। और किन किन के बीच में था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, याद रखिएगा, जो वॉर हुआ था उस समय 1965 में, उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? यशवंत राव चौहान। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी कोई इंडिया पाकिस्तान या कोई भी वॉर होता है, तो उस समय के रक्षा मंत्री ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद में, कुछ रहस्यमयी मौत थी, क्योंकि उसके बाद इनका समझौता हुआ और ये वहीं पे थे। और कहा जाता है कि इनको हार्ट अटैक हुआ था, बट कई लोगों कहते हैं कि इनको एक तरीके से प्लानिंग थी इनको मारने की, ठीक है। एक बहुत अच्छे नेता थे। दूसरी बात, अब सबसे बड़ी बात क्या है? मरणोपरांत अब जब इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके बाद फिर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था। तो प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल तो कोई बन नहीं सकता, क्योंकि चुनाव होते नहीं। तो फिर दोबारा कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। ये फिर दोबारा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने काम किया। अब जैसे अब यहाँ से
शांति पुरुष किनको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। बहुत इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी है। और जैसे कि मैं अभी बोलूँ तो इनकी समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, विजय घाट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इन्होंने एक बहुत फेमस नारा दिया था, कौन सा, जय जवान जय किसान। ठीक है, ये सारे फेमस नारे, बहुत अच्छे नेता थे बट इनका कार्यकाल लंबा नहीं रह पाया कई कॉन्स्पिरेसी के कारण। ठीक है, अब तीसरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रही हैं पॉलिटिशियन, अगर हम बोले इंदिरा गांधी। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर आज तक जो नरेंद्र मोदी है, वैसे इनके एक तरीके से जो अटल बिहारी वाजपेयी रहे, बहुत फेमस लीडर्स रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, उनमें से एक इनको माना जाता है। इनके टाइम पे बहुत बहुत सी घटनाएं हुई थी। 2 फेज़ में इनका आया था। ठीक है, पहली बार क्या था, 1966 के बाद 1977 तक इन्होंने काम किया। लगभग 11 साल इन्होंने काम किया प्रधानमंत्री के तौर पर, जब ये चुनकर आई लाल बहादुर शास्त्री के बाद, तीसरी। और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस एग्जैक्टली तरीके से हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात देखिए, सुना होगा भारत पाकिस्तान वॉर इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1971 में। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1971 के टाइम पे कौन प्रधानमंत्री थे, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी थी। रक्षा मंत्री कौन थे, जगजीवन राम। इनफैक्ट एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया था, जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, जगजीवन राम थे। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब ये इसमें से जो कुछ हाईलाइट पॉइंट है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। जब मेरे को बताना है भारत पाकिस्तान वॉर कब हुआ था, 1971 में हुआ, किस कारण था, इंडिया ने इसको, जो आप जानते हैं आज के टाइम पे बांग्लादेश, जिसको उस समय पे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, आज वो बांग्लादेश बन गया, क्या रीज़न था, इंडिया ने कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया, थोड़ा सा मैं जल्दी से हाईलाइट करके बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहली बात देखिए, 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ। इसके बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग फेज़ कैसे बना। देखिए, जो बांग्लादेश जो आज के टाइम पे कहा जाता है, उसके टाइम पे कहा जाता था, उस टाइम पे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू क्या हुआ करता था, यहाँ पे बंगाली लोग रहते थे उस समय। यहाँ पे जो आपका पश्चिमी पाकिस्तान में कौन रहते थे, आपके वहाँ पे ज़्यादातर पंजाबी बोली जाती थी या उर्दू बोली जाती थी। ये ज़्यादातर क्या बंगाली थे और ये ज़्यादातर कह रहे थे, इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी बट इनको सीट बहुत, इनको जो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, इनको उससे वंचित कर दिया जाता था। तो इनका डायरेक्टली कहना था कि हमारी जो ऑफिशियल भाषा बना दीजिए, कौन सी, बांग्ला को। और बहुत सारे जो इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाते थे, उन सभी को ये ख़त्म कराना चाहते थे। इस कारण इन पर दबाव बनता रहा। तो इनका एक टाइम पे, कुछ टाइम के बाद इन्होंने बोला कि हमको, हमारे को इस देश से अलग, हमें आज़ादी चाहिए और देश बनना चाहिए। इसके मेन नेता कौन थे, याद रखिएगा, शेख मुजीबर रहमान, जिनको बंग बंधु भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इन्होंने बोला कि हमको भाई अलग देश चाहिए। और ये किस पार्टी के नेता थे, यह भी याद रखिएगा, आवामी पार्टी के नेता थे। मैं इतना एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। ठीक है, स्टेट पीसेस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, आपके एसएससी में भी अब लेवल वो हो चुका है, तो हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, शेख मुजीबर रहमान थे, जिनको बंगबंधु कहा जाता है। इन्होंने बोला कि बांग्लादेश की जो बंगाली भाषा है उसको ऑफिशियल भाषा कीजिए। कुछ काफ़ी टाइम तक रहा। और मैं आपको पहले ही बता रहा था, 1970 तक पाकिस्तान में कोई भी चुनाव नहीं हुआ था। उस समय जनरल बनते थे, जो आपके जो सेना के जो प्रमुख हुआ करते थे, वो इनकी सरकार को चला रहे थे एक तरीके से। फिर इन्होंने बोला कि भाई अब पूरे तो होगा नहीं ऐसे, आप पूरा चुनाव कराइए। ठीक है, तो 1970 में इनके दबाव के कारण चुनाव हुए। और अवामी लीग, जो इसके पूरे जो लीडर थे, कौन थे, शेख मुजीबर रहमान, इन्होंने 162 सीट में से 160 सीटों को अचीव कर लिया था। और आज तक की सबसे बड़ी विक्ट्री कही जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव में थी ये जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, जीत कर आ गए। 26 मार्च 1971 को घोषणा कर दी इन्होंने कि भाई अब हम, अगर आप हमारी बात को नहीं मानोगे, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं करा कि ये पार्ट हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने बोला कि हमको अलग देश बनाना है। तो 26 मार्च 1971 को इन्होंने घोषित कर दिया कि हमको एक अलग देश बनना है। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि बांग्लादेश ने आज़ादी की मांग कब की थी, तो 26 मार्च 1971 में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने, पाकिस्तान ने इसको दबाने की कोशिश करी ऑफिशियली। तो इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था, ये भी याद रखिएगा, ऑपरेशन सर्च लाइट। तो इन्होंने चलाया था, इसमें बहुत से लोगों को मारा, लगभग 3 से 4 लाख लोगों को मारा। ठीक है, बहुत सी औरतों को रेप किया। बहुत ही एक तरीके से बोलते हैं क्रूशियल पार्ट था उस समय, बहुत लोगों को मारा, रेप कर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने भी ऑब्जेक्ट करना था, इसका ऑब्जेक्शन उठाना था। तो मुक्ति वाहिनी, इन्होंने एक तरीके से अपना गुट बनाया और इनके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, बांग्लादेश के लिए अलग मांग के लिए। ठीक है, किन्होंने, बांग्लादेशियों ने। अच्छा, सुपर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि इंडिया का पार्टिसिपेशन कैसे हुआ। भाई लड़ाई तो इनके बीच में चल रही थी, तो इंडिया कैसे बीच में आ गया। तो रीज़न क्या था, उस समय इंदिरा गांधी पावर में थी। और जो जितना सारा जो इनके बीच में लड़ाई हो रही थी, तो सारे जो रिफ्यूज़ी बन के आ रहे थे, कहाँ पे आ रहे थे, इंडिया पे, क्योंकि बॉर्डर शेयर करता है ये। ठीक है, बांग्लादेश करंट का जो है, और इससे बहुत सारे रिफ्यूज़ी हमारे देश में आ गए। उससे लगभग
करोड़ लोग आ गए थे, उनका रिसोर्सेज कहाँ से उनके लिए लाए, इन सभी में दिक्कत आ रही थी। तो फिर इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत पड़ गई इंदिरा गांधी को। बट उस समय मानसून चल रहा था, तो इसलिए इन्होंने वॉर करना उचित नहीं समझा। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर बोले तो एक मुक्ति बाहिनी जो मैंने आपको बोला था, उनको एक तरीके से हथियार पहुंचाने शुरू करे इंडिया ने, और उनको एक तरीके से ट्रेनिंग दी कि आप अपना इस तरीके से डिफेंड कीजिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद जब मानसून हट गया, तब इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और पहली स्टार्टिंग करी थी कि उन्होंने 3 दिसंबर को लगभग पाकिस्तान ने हमला कर दिया था इंडिया पे, क्योंकि वो जानते थे इंडिया इसमें अब आने वाला है इस बीच में लड़ाई में। ठीक है, और युद्ध आप सभी जानते हैं, बहुत सारे युद्ध हुए थे, खासकर एक युद्ध हुआ था लोंगेवाला, सभी जानते होंगे, बॉर्डर मूवी देखी होगी, जो कुलदीप सिंह जिन्होंने सनी देओल ने जिनका रोल किया है, इनका याद रखिएगा। लोंगेवाला पूछा जाता है कब हुआ था, 1971 में ये वॉर हुआ था। ठीक है, और फिर इसमें इंडिया की जीत हुई। और उस समय कौन थे, फील्ड मार्शल मोनेक्सो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे, इनके बाद कोई बना ही नहीं, ये एक रैंक बन गई थी, कौन थे, मोनेक्सो। ठीक है, ये थे, और इन्होंने एक तरीके से लड़ाई करी, जीता इंडिया ने। पाकिस्तान का जो पूरा कैप्चर इलाका था, सारा बांग्लादेश वापस कर दिया। अब जैसे पहली बात बता देता हूँ, यहाँ से इतनी सारी एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ये कौन सी पार्टी के थे, आवामी लीग के थे। ठीक है, और जैसे मैंने बताया मुक्ति बाहिनी, इन्होंने इसको अपोज करने के लिए, बांग्लादेशियों ने अपोज करने के लिए, जो उन पे बहुत सारे ऑपरेशन सर्च लाइट चल रही थी, उसके खिलाफ इन्होंने एक चीज़ करी। और इनडायरेक्टली कौन सपोर्ट कर रहा था, इंडिया कर रहा था। फिर इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस युद्ध में। और एक याद रखिएगा, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन बहुत पूछे जाते हैं एसएससी में, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट इसी के खिलाफ चलाया था। किसने चलाया था, इंडियन नेवी ने चलाया था। वैसे तो आर्मी भी लड़ाई कर रही थी, बट नेवी की तरफ से भी इंडिया ने करा, तो कौन सा था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, या बोलते हैं ऑपरेशन पाइथन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी में पीएनएस गांजी, जो उनका एक तरीके से सबमरीन था, इंडिया ने गिरा दिया था। इसके ऊपर एक मूवी भी बन रखी है, आप देख सकते हैं उसको। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ट्राइडेंट किस टाइम पे चला था, तो 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में हुआ था। ठीक है, और नेवी के बीच में हुआ था। इसी दिन जब इन्होंने ये बाजी कौन सी थी, पीएनएस गाजी को जब गिरा दिया था, तो जब ये ऑपरेशन एक तरीके से सफल रहा था, तो 4 दिसंबर को हुआ था ये। इसलिए 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नेवी दिवस मनाया जाता है, नेवी डे मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सारे मेंशन करता जा रहा हूँ। अब मैंने आपको जैसे बताया, अब यहाँ पर इंडिया आई, तो इंडिया इतना अंदर तक आ गई थी, लगभग लाहौर तक आ गई थी इंडिया। ठीक है, जो इंडियन आर्मी थी, 16 दिसंबर को ढाका का जो पाकिस्तान है उसने सरेंडर कर दिया कि भाई हम आगे वॉर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोर्सेज उनके पास थे नहीं। फिर इस तरफ से क्या हुआ, पाकिस्तान की तरफ से एक और इंडिया की तरफ से एक एग्रीमेंट साइन हुआ। कौन सा था, याद रखिएगा कौन सा था। देखिए, एग्रीमेंट दोनों के बीच में याद हुआ कि हम सरेंडर कर रहे हैं, तो कौन कौन से थे, पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, AAK नियाजी थे, और भारत की तरफ से कौन थे, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो इसलिए बनेगी क्योंकि आपको नॉलेज भी लेनी है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। ठीक है, पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे, AAK नियाजी, और भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल थे जगजीत सिंह अरोड़ा। और लगभग 90,000 सैनिक जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने सरेंडर किया था। इस सभी को पता होगा 1971 वॉर के टाइम पे। ठीक है, और ये सबसे बड़ी कमी थी इंदिरा गांधी की उस समय, एक तरीके से बोल सकते हैं लेनियंट थी वो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जितना हमने करा हम वापस आ जाते हैं, और वो पार्ट को कैप्चर नहीं किया। नहीं तो आज इतनी जो प्रॉब्लम हो रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जितना वो परेशान करता पाकिस्तान, इतना करता नहीं, जो हमने इतना कैप्चर इलाका कर लिया था। ठीक है, बट इंडियन आर्मी वापस आ गई। इसी बीच में शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था, 2 जुलाई 1972 को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। और उस तरफ से कौन थे, जुल्फ अली कार भुट्टो। ठीक है, पाकिस्तान के। और यहाँ से कौन थी, इंदिरा गांधी, जो भारत की उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, और इसमें आप सभी जानते होंगे LOC बन गया था। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, हमारी ये लाइन है, ना हम क्रॉस करेंगे ना आप क्रॉस करोगे। वो तो बाद की बात है, जब इन्होंने करगिल में ये पार कर दी थी। ठीक है, बहुत सारे एक्ट इसके अंदर बने थे कि जैसे जैसे कश्मीर के ऊपर जो विवाद होगा, वो हम दोनों आपस में बात करेंगे, कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाद में पाकिस्तान ने इसको भी ठुकरा दिया था, वो तो बात की बात है। तो ये सारे इसके अंदर एक तरीके से बना। बट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था, 2 जुलाई 1972 में। और उस तरफ पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, जुल्फ अली कार भुट्टो, और यहाँ से थी इंदिरा गांधी। यहाँ से इतने क्वेश्चन बन जाते, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया। अब यहाँ से इंदिरा गांधी देखिए एक बहुत ही पावरफुल लीडर के तौर पे ऊपर आई, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहली ऐसी नेता थी जिन्होंने वॉर के लिए करा। क्योंकि 1965 में तो हुआ था, बट इंडिया भी उसमें बहुत ज़्यादा लीड कर रहा था। बट
उस समय एक एग्रीमेंट हो गया था ताशकंद, यहाँ से बहुत इनकी ख्याति बहुत मिल गई थी। अब जो इनका नेगेटिव पॉइंट यहाँ से बन के आता है वो दूसरा क्या है, वो है इमरजेंसी। इसके ऊपर बात करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव पॉइंट था इनका कौन सा, इमरजेंसी लगाना। इनके बहुत सारे इन्होंने पे बात करी थी। सबसे पहली बात, इमरजेंसी कब लगी थी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो 25 जून 1975 को इन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। और कब तक रही थी, लगभग 21 महीने लगाई थी। और मैं बोलूँ एग्जैक्टली कि इन्होंने ख़त्म करी थी 21 मार्च 1977। बट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगाई कब थी, तो 25 जून 1975 को लगाई थी इन्होंने। लगाने वाले कौन थे, जाहिर सी बात है कौन लगाएंगे, राष्ट्रपति लगाएंगे, प्रेसिडेंट लगाएंगे। तो उस समय प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अहमद अली, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। अब मैं आपको डायरेक्टली बेसिस में बता देता हूँ रीज़न क्या है कि इन्होंने लगाया क्या था। अच्छा, ये किस बेसिस पर लगाया था, आर्टिकल 352। अच्छा, मेन पॉइंट क्या है कि इन्होंने ये जो इमरजेंसी लगाई थी, क्यों लगाई थी। जब इंदिरा गांधी के टाइम पे एक इनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ये याद रखिएगा कौन सा कोर्ट था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन पे एक केस के अकॉर्डिंग एक जजमेंट दिया। और जजमेंट में इन्होंने कहा, कोर्ट ने, कि लगभग 6 साल तक ये किसी भी चुनाव में खड़ी नहीं हो सकती, ना चुनाव लड़ सकती हैं। तो इसी चीज़ को देखकर इनको लगा कि नहीं, अब मेरा पूरा पॉलिटिकल करियर पे दाव है। तो इन्होंने डायरेक्टली बेसिस पे कौन सी लगा दी थी, इमरजेंसी लगा दी थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो लीडर थे उन सभी को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। जो अपनी कोई भी प्रेस होगा अपनी बात को रख नहीं पाएगा। बहुत सारी इसमें नेगेटिव चीज़ें आई थी। आप सभी को पता होगा इमरजेंसी के बारे में, बहुत ही गंदा एक तरीके से टाइम रहा था उस समय। जो नरेंद्र मोदी आज के करंट के टाइम के प्राइम मिनिस्टर, उस समय आपने एक फ़ोटो भी देखी होगी, सरदार बन के घूम रहे थे, क्योंकि किसी भी लीडर को डायरेक्टली बेसिस में डाल दे रहे थे जेल के अंदर, जो इनके खिलाफ या अपोज में बात कर रहा था। फिर इनके बाद इनकी बुक आई थी माई ट्रूथ, ठीक है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ये पूछा जाता है इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, माई ट्रूथ, ठीक है। और इन्होंने इसमें एक्सप्लेनेशन दिया था कि रीज़न क्या था, कि उस समय बहुत अच्छी कंडीशन नहीं रही थी। हालांकि उनका अपना रीज़न था, बट इस तरीके से अगर देखें तो बहुत ही बर्डन था, जिससे इनका नेगेटिव इमेज बन गई थी पूरे इंडिया में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने बता दिया आपको, यहाँ से जो इनका फेस था ये इनका बहुत ही ख़राब रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे यहाँ से और बता दूं, जैसे कि फर्स्ट परमाणु परीक्षण करने वाली कौन थी, यही थी, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। ये भी याद रखिएगा कौन से प्राइम मिनिस्टर थे। 18 मई 1974 को इन्होंने पहला परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। और दूसरा कब हुआ था, ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कब, जब प्राइम मिनिस्टर हम अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन का नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन का कोड नेम था। जो इसका ये था कि अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका हम रखेंगे ऑपरेशन बुद्धा। ये कोई ऑन पेपर पे तो था नहीं, बट इनके हिसाब से बोला जाता है, जब इनको ये बोला गया कि सफल हुआ है तो उन्होंने लिख दिया था अपने मैसेज में, बोला था कि स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो इस तरीके से बोला जाता है कि कोड ये था, ठीक है। बट रीज़न क्या है, अब जब हमने पहला परीक्षण कर लिया था तो दूसरा परीक्षण करने की ज़रूरत क्या थी। तो एक तरीके से जो इंडिया ने बोला था कि हम तरीके से इसमें कोई बम नहीं बना रहे, इसका यूज़ करेंगे, इस एनर्जी का जो हम परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इस एनर्जी का हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, बट इसका बम यूज़ नहीं करेंगे, बम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। मेरे को खुद क्वेरी होती थी इसके ऊपर, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है। और मैंने बता दिया इमरजेंसी लगाई थी इन्होंने आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। और इसी टाइम पे जयप्रकाश नारायण ने इस जो ये इमरजेंसी लगाई थी, इन्होंने बोला था भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि है ये, ठीक है। और इसमें इन्होंने बहुत अपोज किया था, इनको भी जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन गए। ये तो इनका फर्स्ट फेज था। फिर इनका चुनाव हुआ, जब ऑब्वियसली जब इन्होंने चुनाव करवाया 21 मार्च 1977 को इन्होंने जब इमरजेंसी ख़त्म करी। लोग बोलते हैं उस टाइम के बहुत ही गंदा टाइम था वो, ठीक है, ज़्यादा लोगों को लिबर्टी नहीं थी। जैसे इनका चुनाव हुआ और चुनाव में जो रीज़न था, जब लोगों को प्रेशराइज़ किया जाएगा, तो उन्होंने इस पे सारा गुस्सा उतारा और इनका जो चुनावी मुद्दा था पूरी तरीके से विफल रहा और ये बहुत बुरी तरीके से उस चुनाव में हार गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज़ इनका ख़त्म हो गया है। और जो फेमस पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए, जैसे फर्स्ट परमाणु परीक्षण भी इन्होंने इसी टाइम पे किया था, 18 मई 1974। ये याद रखिएगा कौन सी डेट को हुआ था, डेट के साथ। और ऑपरेशन का कोड था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। 1971 में इन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था, उस समय रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम। मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन कर दिया कि क्या क्या पॉइंट रहे थे, किस कारण ऑपरेशन जो ये हुए हैं सारे, और किस कारण शिमला समझौता हुआ और बांग्लादेश का विभाजन किस कारण हुआ। ये सारे ज़रूरी थे क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब मैं एक छोटा सा स्टैटिक मुझे याद आ गया, नहीं तो बाद में भूल जाऊँगा। समाधि स्थल का नाम क्या है इनके, शक्ति स्थल, ठीक है। जो इनकी समाधि है उसका नाम क्या है, शक्ति स्थल। और इनको एक और याद रखिएगा, इनका दूसरा नाम बोलते हैं
आयरन लेडी भी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको दुर्गा का अवतार भी कहा था, ठीक है। कई चीज़ों में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था, बट इमरजेंसी एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देके चली गया था इनके पॉलिटिकल करियर में, ठीक है। अब कौन है हमारे मोरारजी देसाई, इनके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने बोला था कांग्रेस की लीडर थी ये, ठीक है। कांग्रेस भी उस समय दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, क्योंकि कई लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इंदिरा गांधी को, क्योंकि इनके बहुत से कानून जो हुआ करते थे, जो वो सोचती थी एकदम डायरेक्टली बेसिस में सोच के उनको डाइवर्ट कर देती थी, इसलिए पार्टीशन हुआ इसमें। और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मोरारजी देसाई से रिलेटेड, ठीक है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? गुजरात में हुआ था। और जो फेमस पर्सनैलिटीज़ रही हैं वो सभी गुजरात के हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, और आज के हमारे जो प्रधानमंत्री वो भी कहाँ के? गुजरात के हैं। तो पहले गैर कांग्रेसी रहे थे ये मोरारजी देसाई। और कौन से थे? जनता अलायंस के एक तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने काम किया, ठीक है। कांग्रेस के नहीं थे ये। अब सबसे पहली बात, यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते, बट जो हाईलाइट पॉइंट है ये याद रखिएगा। देखिए, अपनी इस्तीफ़ा देकर अपने पद से हटने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर भी कौन थे? मोरारजी देसाई ही थे। और इनकी समाधि स्थल, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ रही हैं खासकर प्रधानमंत्री, उनकी समाधि स्थल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनकी समाधि स्थल का नाम था अभय घाट, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए, वो एक तरीके से अच्छे लीडर भी थे ये। तो इनको पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान है, उनको एक अपना सर्वोच्च जो उनका पुरस्कार होता है, जैसा हमारा भारत रत्न है, तो उन्होंने अपना सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान इनसे इनको नवाजा था। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा कौन से एग्जामिनेशन में, बट पूछा गया है कि कौन से ऐसे भारत के प्रधानमंत्री थे जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सर्वोच्च पुरस्कार नाम क्या है उसका? निशान पाकिस्तान, ठीक है। और मतभेद हुआ इनके बीच में भी, चौधरी चरण सिंह जो थे इनके साथ चल रहे थे। ये एक तरीके से बहुत ही, सभी जो इनके लीडर थे ना, जो ये जनता अलायंस बनी थी, सभी चाहते थे कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इसलिए इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। 1977 से 1979 तक इन्होंने कार्यकाल रहा इनका। और 81 वर्ष की उम्र में, सबसे उम्रदाराज बोलते हैं जिनको, बुजुर्ग जिनको कहा जाता है, 81 वर्ष की उम्र में इन्होंने पीएम का पदभार संभाला था, ये भी याद रखेगा। इसलिए वो याद है, सबसे ज़्यादा एजेड जो पीएम रहे थे हमारे मोरारजी देसाई रहे थे। एक और चीज़ याद आ गई तो बता रहा हूँ, 1951 याद होगा सभी को, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे कौन थे? हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1951 में इनसे हटकर, कौन थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू से हटकर, पार्टी से हटकर इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन 1951 में। फिर इसी के बाद जो ये जनसंघ था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर इसमें बहुत सारे पार्टीशन हुए, इसलिए 1980 में बीजेपी का एक तरीके से स्थापना हो गई। तो भारतीय जनसंघ से ही बदली है कौन सी? बीजेपी। तो कई बार पूछा जाता है कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1980 में हुई थी, ठीक है। चौथे प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, कई लोग इसमें मिसमैच कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तीसरे प्रधानमंत्री कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी थी, पहली लेडी थी, पहली प्रधानमंत्री आज तक हमारे पूरे पॉलिटिकल जो हमारा है रही भारत का, ठीक है। और चौथे नंबर पे थे मोरारजी देसाई। पाँचवें नंबर पे कौन आए? हमारे चौधरी चरण सिंह। इनके नंबर के साथ बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पूछे जाता है डायरेक्टली कि कौन से पाँचवें नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह। इनका बहुत फेमस नाम रहा है, ठीक है। किसान परिवार के थे, यूपी के थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। इनका भी कार्यकाल बहुत छोटा रहा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जनता अलायंस के ये सारे प्रधानमंत्री थे और बहुत ही शॉर्ट टाइम तक इन्होंने काम किया। 1979 से 1980 तक इन्होंने काम किया, लगभग 6 महीने। और देखिए, लोकसभा में एक तरीके से बोला जाता है, लोकसभा का सामना ना करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? यही थे चौधरी चरण सिंह, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड नहीं रहा और सारे जितने थे सभी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, इन अलायंस में थे, क्योंकि सभी अपने आप को अच्छा लीडर समझते थे। इसलिए याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से क्या बनता है, 23 दिसंबर को जो इनका जन्म तिथि बोला जाता है, इसी दिन पे किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि किसानों के बहुत बड़े लीडर थे। एक टाइम पे दिल्ली में लगभग 23 या कही जाता है 23 लाख या 50 लाख लगभग किसानों को इन्होंने संबोधित किया था एक ही मंच से, और कोई भी वायलेंस वहाँ पर नहीं था, इसलिए इनको बहुत ही अच्छा नेता माना जाता है किसानों का। इसलिए 23 दिसंबर को मैंने बोला किसान दिवस मनाया जाता है। और इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम भी क्या है? किसान घाट, ठीक है। और इन्होंने कई पदभार भी संभाले, जैसे गृह मंत्री भी बने थे, उप प्रधानमंत्री भी बने थे, और सीएम बने थे 2 बार यूपी के, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, ठीक है। और किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, इन्हीं की याद में, इनके जन्मतिथि पर। और इनकी जो समाधि स्थल है उसको कहा जाता है किसान घाट, ठीक है। और लोकसभा का सामना ना करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह।
हमारे अब कौन से आ जाती है, फिर इंदिरा गांधी का टाइम आ जाता है। अब याद रखिएगा 5-6 प्रधानमंत्री तो ये हो गए, तो छठे हम इंदिरा गांधी को नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको हमने पहले ही ऐड कर लिया है, वो तीसरी प्रधानमंत्री थी, ठीक है। लोग कई बार इसमें मिसमैच कर देते हैं, फिर छठा नंबर लिख देते हैं इंदिरा गांधी को, इनका दोबारा नंबर नहीं आएगा, बस ये इनको तीसरे के अकॉर्डिंग ही कंसिडर करेंगे। अब इस समय आई, इन्होंने फिर चुनाव लड़ा, ठीक है। चुनाव में इन्होंने फिर भरोसा दिलाया कि जनता को कि मेरी जो भी थी इमरजेंसी लगाने की रीज़न जो भी थे, इन्होंने अपने सब रिविजन को आगे रखा। बहुत अच्छे काम भी करती थी, अच्छी लेडी थी और बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने काम भी किया था। फिर दोबारा आई 1980 से 1984 तक इन्होंने कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री के तौर पे। 1984 में इनकी मृत्यु हो गई, 31 अक्टूबर 1984 में इनके जो सिक्योरिटी गार्ड ने इनको गोली मार दी थी, ठीक है। वो आगे बात करेंगे। फिर दोबारा आई, अच्छा इनकी कंस्टिट्यूंसी याद रखिएगा, जब इन्होंने जो इनका संसदीय क्षेत्र था रायबरेली यूपी, जब इन्होंने 1966 से 1977 के बीच में किया था। दूसरी बार कौन सा हुआ इनका, मेढक हुआ था। कौन सा, मेढक, जो आपका आंध्र प्रदेश में था, ठीक है। 1980 से 1984 जो इनका संसदीय क्षेत्र इस बार रहा था। बट ये पूछा नहीं जाता है, मैंने इसलिए बता दिया, एडवांस लेवल का क्या पता पूछ लिया जाए। अब लेवल थोड़ा अच्छा हो गया एसएससी रेलवेज एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं, देखिए इनके टाइम पे बहुत इन्होंने, अब जब ये आई इन्होंने सोचा बहुत अच्छे से काम करेंगे, बहुत से डेवलपमेंट पे काम करेंगे, तो बहुत सी चीज़ें हुई, जैसे कि इन्होंने नाबार्ड, जो ग्रामीण बैंकों का सबसे बड़ा बैंक बोला जाता है नाबार्ड, इसकी स्थापना करी 1982 में। जैसे रंगीन टीवी आया था, कलर टीवी किन के टाइम पे आया था, इन्हीं के टाइम पे आया था। 15 अगस्त 1982 को इन्होंने कलर्स टीवी की एक तरीके से स्थापना ही करी, ठीक है। याद रखिएगा 15 अगस्त 1982 डेटो डेट के साथ पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, 2 बार एशियन गेम्स जो थे इन्होंने ही कराया, जैसे कि 2 बार तो नहीं, दूसरी बार कराया। पहली बार कहाँ पे हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हुआ था 1951 में। कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया एशियन गेम, और दूसरी बार इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था 1982 में। और जैसे मैं कुछ और बता दूं, जैसे कि 1984 में अंटार्कटिका में आप जानते हो कि सेंटर बना था, कौन सा, 1984 में दक्षिण गंगोत्री। और 2-3 और हैं, याद रखिएगा, जो अभी करंटली बने थे। एक तो बना था 1984 में डिटो डेट के साथ, ये पूछा गया एसएससी में, दक्षिण गंगोत्री। और एक बना था मैत्री, वो बना था जनवरी 1989 में, ठीक है। इसके लगभग 5 साल बाद फिर एक और बना, भी करंटली बना है, 2012 की बात बता रहा हूँ, भारती। तो तीनों याद रखिएगा, अंटार्कटिका में 3 सेंटर है, पहला है दक्षिण गंगोत्री, सेकंड है मैत्री जो 1989 में बना, फिर इसके बाद बना भारती जो 2012 में बना, मार्च में, ठीक है। आपको बस सन याद रखना है कौन से सन में बना था। और अभी मैं आपको बता दूं, और ये हो गया आपका अंटार्कटिका में मैंने बता दिया। जैसे 1983 में जो, ये इनके बारे में बात करूंगा मैं। और बिछेंद्री पाल 1984 में, कौन थी, बिछेंद्री पाल, उत्तराखंड की थी, जो हमारे उत्तराखंड की हैं, मैं भी उत्तराखंड से हूँ। तो उत्तराखंड की जो थी बिछेंद्री पाल, ये पहली थी लेडी, कोई भी थी इंडियन, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे समिट पे जो सबसे ऊंची चोटी है उसको इन्होंने अचीव किया था, बिछेंद्री पाल ने, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद आ गई, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या था, 2 अप्रैल 1984 में राकेश शर्मा, जो हमारे भारत के पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अंतरिक्ष में गए थे, राकेश शर्मा, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी याद रखिएगा, पंजाब में। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये पहले ऐसे थे भारतीय जिन्होंने अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे, 2 अप्रैल 1984 में। और किसके टाइम पे गए थे, इंदिरा गांधी के टाइम पे। कैसे याद आया, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। 21 वर्ष के टाइम पे, जब इनकी मात्र उम्र 21 वर्ष थी, इन्होंने एयरफोर्स की सबसे बड़ी बात क्या थी, एयरफोर्स में पायलट थे। और इन्होंने युद्ध भी लड़ा था, कौन सा, 1971 वॉर जो था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। हवाई हमले जो हुए थे उसमें इन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट भी किया था और सफलतापूर्वक भी रहे थे। फिर इसके बाद इन्होंने अंतरिक्ष में जाने का फैसला किया, फिर एक गए थे अंतरिक्ष में। तो आपने ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देख भी सकते हैं, यूट्यूब पे है वो वीडियोस। जब ये गए थे तो वहाँ से फिर बहुत सी डिबेट हुई थी, दूरदर्शन के मुकाबले, डिबेट नहीं, बातचीत हुई थी भारत की प्रधानमंत्री और राकेश शर्मा के बीच में। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन सा पूछा था कि इंदिरा गांधी ने पूछा था कि जो स्पेस से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बहुत ही फेमस लाइन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा। और कौन से मिशन के अंतर्गत गए थे, तो याद रखिएगा सोयूज T11 के अंतर्गत, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। और कब गए थे, 2 अप्रैल 1984 को। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी, इसलिए मेरे को याद आ गई। ये आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या आ जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। ये क्या था, सभी जानते होंगे नॉर्मली, फिर भी एक बहुत जल्दी क्विक तरीके से बता देता हूँ। एक अलग तरीके से अलगाववादियों ने जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसको एक तरीके से पूरा कैप्चर कर लिया। और किस लिए, उन्होंने बोला कि भाई हमें
अलग तरीके से, हमारा पूरा अलग देश होना चाहिए, जिसका नाम बोला था खालिस्तान। और उनका प्रमुख कौन था? भिंडरावाला, ठीक है। और लगभग 1982 की बात है। पहले तो बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हो रही थी, फिर उसने जब कैप्चर कर लिया बहुत सी चीज़ें, उसने वहाँ पर लोगों को मार दिया जाता था डायरेक्टली बेसिस में, ठीक है, गोली मार दी जाती थी। तो उन्होंने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। उन्होंने बहुत सी डिमांड करी कि हमको भाई अलग देश चाहिए। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर, जैसे जानते हैं कि बहुत ही मजबूत प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। कई उन्होंने एक्सेप्ट करने की बात भी करी, बट जो नहीं थी एक्सेप्ट करने वाली, इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला था, उनको एक्सेप्ट नहीं करा। तो उन्होंने इसी का एकदम ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। ये पूछा जाता है कब चलाया था? 1983 की बात है, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। और जो अमृतसर में घुस गए थे वो सारे, तो यहाँ से फ़ौज भेजी, ठीक है, इंडियन आर्मी, और जितने थे, भिंडरावाला था, सभी को मार दिया। और वहाँ पे बहुत खून खराबा हो गया था, ठीक है। अब रीज़न क्या है यहाँ पर? इसी कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब लोगों को जैसे जानते हैं सांप्रदायिक एक तरीके से हो गया, और किसी भी जगह में जो धार्मिक प्लेस होता है वहाँ पर बंदूक ले जाना या खून खराबा तो अलाउ होता नहीं है। बहुत सा बड़ा समुदाय जो सिख समुदाय था, वो लोग इससे एक तरीके से नाराज़ हो गए थे, जो उनके खुद जो थे सिक्योरिटी गार्ड, इसी चीज़ से उन्होंने शायद इसी कारण इनको गोली मार दी, ठीक है। देखिए अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा उठता है कि उस समय के गृह मंत्री कौन थे जब ये हुआ था, ये सारी एक्टिविटी जो हो रही थी उस समय थे? ज्ञानी जेल सिंह। देखिए कन्फ्यूज़न रहता है बहुत चीज़ों का, मैं आपको पूरा डेप्थ में इसलिए बताता हूँ कि दिक्कत ना आए, ऊपर से कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 1980 से लेकर 1982, 1980 से लेकर 1982 तक कौन थे गृह मंत्री? हमारे ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन में 90% यही आता है, तो राइट आंसर आपको ज्ञानी जेल सिंह लगाना है। बट 1982 से लेकर 84 के बीच में कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी। 90% मैं आपको बोल रहा हूँ ज्ञानी जेल सिंह का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एक्टिविटी हो रही थी सारी खालिस्तान की मांग या स्वर्ण मंदिर पर उन्होंने जो आक्रमण कर दिया था या उसको कैप्चर कर रखा था, ये सभी 1980 से 1980 से लेके 1982 तक की सारी एक्टिविटी थी। इसलिए ज्ञानी जेल सिंह को उस समय का गृह मंत्री माना जाता है, ठीक है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार 1983 में चला था। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेगा, अगर ऑप्शन में ज्ञानी जेल सिंह नहीं आता तो आपको लगाना है प्रकाश चंद्र सेठी, बट अगर दोनों आते हैं तो आपको ज्ञानी जेल सिंह लगाना होगा, क्योंकि मैंने कई एग्जामिनेशन में देखे, स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में ज़्यादातर ज्ञानी जेल सिंह ही राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 31 अक्टूबर 1984 को, इनके सिक्योरिटी गार्ड ने इनको गोली मार दी, ठीक है, जिस कारण इनकी हत्या हो गई थी इंदिरा गांधी जी की। इसके बाद सभी को पता है सिख दंगे हुए थे, 1984 की बात है। और उस समय एक बहुत ही विवादित बयान दिया था कि इन्होंने, इनके पुत्र राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे इनके बाद, इंदिरा गांधी के बाद, तो उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या उसका, उनका विवादित बयान था। ये बहुत फेमस रहा है, अगर किसी को पता होगा तो, ठीक है। अब देखिए इनके बाद किसने पदभार संभालना था इसका, प्रधानमंत्री का, तो वो थे राजीव गांधी। अब कुछ चीज़ें मैंने जो सारी आपको मेंशन कर दी थी, एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था, मैंने आपको बता दिया था। दक्षिण गंगोत्री, उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 26 जनवरी 1984 को। बिछेंद्री पाल 1984 में, इन्हीं के टाइम पे एवरेस्ट पे इन्होंने, एवरेस्ट में सबसे ऊपर जो गई थी यही थी बछेंद्री पाल, पहले भारतीय थी। फिर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बताई थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप पढ़ भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, 15 अगस्त 1982 को कलर्स टीवी इनके टाइम पे शुरू किया गया था, पहले रंगीन टीवी, ठीक है। और जो 2 बार एशियन हुए थे, पहली बार एशियन हुआ था 1951 में, किंग के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू। फिर उनकी बेटी के टाइम पे कब हुआ? 1982 में। ये बहुत बार पूछा जाता है, 1982 के इनके टाइम पे हुआ था, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना भी इनके टाइम पे 1982 में हुई थी। और अगर मैं आपको बताऊँ, अच्छा एशियन गेम्स बता रहा हूँ, तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये भी दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर इंडिया में कौन से सन में हुए थे और किस जगह में हुए थे, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और अगर मैं आपको बता दूं, मैंने सारे बता दिए। अच्छा, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कौन से सन में चला था, सभी चीज़ मैंने आपको मेंशन कर दी है, ठीक है। अब चलते हैं, इनके बाद कौन आए? इनके पुत्र आए राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी का जो कार्यकाल था वो था 5 साल का। कौन सा था? 5 साल का रहा था, 1984 से 1989 तक, 1984 से 1989 के बीच में, ठीक है। इनको बहुत से टाइटल दिए जाते हैं, कई जगह इनको बोला जाता है मिस्टर क्लीन भी बोला जाता है। अच्छा, इनकी समाधि स्थल भी याद रखिएगा, वीर भूमि, ठीक है। स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको फटाफट एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ। इनका ज़्यादातर विवाद से नहीं रहा नाता, कहते हैं एक तरीके से, बस एक इनका जो बयान था अपनी माता की जब इनकी मृत्यु हुई थी, उसी पे इन्होंने एक बयान दिया था जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात क्या करते हैं, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन से प्रधानमंत्री? हमारे राजीव गांधी हैं, ठीक है। सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इनको बोला जाता है, राजीव गांधी को। इनके टाइम पे एक ही चीज़ जो एक्टिविटी हुई थी वो थी कौन थी? बोफोर्स का जो घपला हुआ था, जिसको कहते हैं घोटाला बोफोर्स का। अच्छा, ये याद रखिएगा,
ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बोफोर्स जो थी, जिसका बहुत ही अहम रोल माना जाता है कारगिल वॉर में, ठीक है, जो 1999 में हुआ था। ज़्यादातर कहा जाता है जो टाइगर हिल पे हमने, वैसे तो हमारे आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया था, पर उसमें एक बहुत ही मेजर पॉइंट किसने करा था प्ले, वो था बोफोर्स। और कहाँ की ये तोप थी बहुत बड़ी, कौन से देश की थी? इजराइल की थी। इजराइल हमेशा इंडिया का सपोर्ट करता है, क्योंकि वो भी एक तरीके से दुश्मनों से घिरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और याद रखिएगा कि इजराइल, यहाँ से मैं बता रहा हूँ लिंक कर करके, स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चन है ये, कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। और लोग बता के बोलते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, स्टैटिक जीके का पार्ट नहीं है। स्टैटिक जीके मीन्स होता है कि वो चीज़ हो चुकी है घटना में, और वो ज़्यादातर वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, मोसाद यहाँ की खुफिया एजेंसी का नाम होता है मोसाद। ये भी पूछा जाता है कहाँ की, इजराइल की है। बहुत ही एक्टिव है एक तरीके से अगर मैं बोलूँ। और इन्होंने ही एक रथ ऑफ गॉड जो कहते हैं ऑपरेशन, ये चलाया था। ये तो मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको ओवरऑल जल्दी जल्दी बता दिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब इनके बारे में बात करते हैं कि इनकी भी राजनीतिक हत्या हुई थी इनके बाद, इंदिरा गांधी के बाद। तो इनके बारे में बात करते हैं, इनका कैसे इनकी हत्या की गई, किस कारण हुआ था। तो सबसे पहली बात देखते हैं राजीव गांधी के बारे में। अब देखिए, राजीव गांधी जी के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल जैसे कार्यकाल रहा था ना इंदिरा गांधी जी का, वैसे ही कुछ था इनका भी। इनके टाइम पे बिल्कुल बांग्लादेश जैसी कंडीशन आ गई थी श्रीलंका में, वो चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, इनकी इसी कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ऑपरेशन पवन सुना होगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, तो याद रखिएगा। ऑपरेशन पवन चलाया था इन्होंने ही, ठीक है, इंडियन आर्मी ने चलाया था। कहाँ पर चलाया था? श्रीलंका में चलाया था। श्रीलंका में कब चलाया था? 1987 में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके लिख लीजिएगा, ठीक है। 1987 में चलाया था। रीज़न क्या था आपको पता होगा, जैसे कि श्रीलंका में तमिलनाडु, जैसे तमिलनाडु के लोग रहते हैं, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ भी तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, बट बहुत कम रेशो में बोली जाती थी उस समय। और एक होते हैं सिंगली लैंग्वेज वाले, ठीक है, बट उनका बहुत ज़्यादा रेशो हुआ करता था। और जहाँ पर ये चीज़ आ जाती है, आपस में मतभेद आ जाता है, तो वहाँ पर गृह युद्ध टाइप की कंडीशंस बन जाती है। तो ज़्यादा किन पे दबाव बनता था? तमिल लोगों पे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम थी, ठीक है, मेजोरिटी में थे नहीं, वो माइनॉरिटी थी। तो इस कारण बहुत सी कंडीशन बिगड़ रही थी। फिर क्या हुआ उसमें, जब पता चला यहाँ पर इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट कैसे किया, ये बात समझिएगा। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ पे, लिट्टे। अब लिट्टे का याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या होता है? द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है। तमिल लोगों ने जब उन पर देखा बहुत से दबाव हो रहे हैं, जैसे बांग्लादेश की मैं कंडीशन बता रहा था, इन पे बहुत दबाव चल रहे थे, ठीक है, वो बहुत लोग प्रेशर डाल रहे थे। इन्होंने बोला कि हम एक अपना ग्रुप बनाएंगे जिनको अपोज करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। एक तरीके से धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले इंडिया ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि इंडिया सपोर्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि तमिलनाडु में भी तमिल लोग रहते हैं, ठीक है, तो तमिलनाडु में भी रहते हैं। तो उन्होंने सोचा इसको सपोर्ट करने के लिए हमें थोड़ा बहुत समझाना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजीव गांधी ने इसमें एक अमल के लिए काम किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, देखने वाली बात ये थी कि सपोर्ट करने के बाद धीरे धीरे ये एक्टिवेट होने लगे, और बहुत ही बड़ा ग्रुप बन गया इनका, एक तरीके से आतंकवादी ग्रुप बन गया। और इसका लीडर क्या था, नाम याद रखिएगा, प्रभाकरन, ठीक है, लिट्टे का। मैंने आपको लिट्टे की फुल फॉर्म बता दी, पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसने पूरी तरीके से श्रीलंका में पूरा एक तरीके से कैप्चर कर लिया, और कोई भी आता था तो उनको सीधे मार दिया जाता था, ठीक है, बस तमिल लोगों को सेव करने के लिए। बट ये भी एक अच्छा नहीं है, क्योंकि आप चाहे माइनॉरिटी में हो, बट कहीं भी तरीके से हिंसक होना तो गलत है। और ये इनका बहुत बड़ा आतंकवादी ग्रुप बन गया था एक तरीके से। इनकी एक तरीके से नेवल जो होती है, पूरी सिक्योरिटी होती है, इन्होंने जहाज़ों पे पूरा हमला कर दिया था, मतलब आक्रमण कर लिया था, कैप्चर कर लिया था पूरी तरीके से। इंडिया गया, फिर इंडिया ने जो राजीव गांधी उन्होंने भेजा अपनी इंडियन आर्मी को, वहाँ पर काफ़ी टाइम तक इनके बीच में चलता रहा, ठीक है, युद्ध होता रहा। फिर उसमें काफ़ी हद तक इंडिया ने उसको कैप्चर कर लिया और उनको शांत कर दिया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी। अभी है नहीं बिल्कुल तरीके से, बट हाँ, उस पर बहुत तक कमांड कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब इंडिया की तरफ से राजीव गांधी ने ये एक्शन किया था श्रीलंका में, तो इनका ये था कि प्रभाकरन जो था, जो नंबर 1 इनका लीडर था आतंकवादी, उसने सोचा कि ये राजीव गांधी बीच में क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई इंडिया के मामला नहीं है, वो श्रीलंका का है। तो इन्होंने ही अपना एक जो आतंकवादी ग्रुप में से एक आदमी को भेजा, और माला चढ़ाते समय इनका विस्फोट कर दिया गया और राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। कहाँ पर? तमिलनाडु में, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस समय। तो ये मेरे को बहुत ज़रूरी था आपको बताना, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। 1991 में ख़त्म हुए थे राजीव गांधी। और फिर इनके बाद सभी जानते हैं राजीव गांधी जो अवार्ड दिए जाते हैं, खेल रत्न पुरस्कार, 1991 से 1992 में इस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है। तो यहीं से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपको सभी पता होने चाहिए। देखिए, मैं इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कहीं से बन जाते हैं कि लिट्टे की फुल फॉर्म क्या है, या उसका हेड कौन था, या कौन सी कंट्री पे कैप्चर कर रखा था इन्होंने, किस कारण हुआ था, किनका ज़्यादा उसमें स्वामित्व था, तमिल लोगों का था कि सिंहली लैंग्वेज वालों का था। तो ये मैंने सभी आपको मेंशन कर दिया, ठीक है। राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। अब इनके बाद कौन बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, वो देखते हैं। अब राजीव गांधी के बाद कौन आए? वीपी सिंह, जिनका पूरा नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिए,
अब जो प्राइम मिनिस्टर दो रहे थे ना इनके बाद, इनका ज़्यादा कार्यकाल नहीं रहा। 1989 तक बहुत ही अच्छी तक चल रही थी, उनके बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, अब यहाँ पे बहुत से दिक्कतें आने लग गई। वीपी सिंह आए, ठीक है। बस इनके टाइम पे एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, ये पहले पीएम थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और मंडल आयोग, एक और याद रखिएगा, मंडल आयोग को इन्होंने ही सिफारिश की थी। मंडल आयोग क्या था, बहुत जल्दी से समझा देता हूँ। मंडल आयोग एक तरीके से जो बैकवर्ड क्लास होता है उनके लिए एक तरीके से रिजर्वेशन की इन्होंने डिमांड करी थी, ठीक है। ओबीसी जिनको आज के टाइम पे कहा जाता है, 27% जिनको एक आरक्षित कर दिया गया था, वो इसी के अकॉर्डिंग था, ठीक है। अच्छा, मंडल आयोग के अध्यक्ष भी याद रखिएगा, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, इसलिए इसका नाम रख दिया था मंडल आयोग, ठीक है। और यूपी के एक तरीके से सीएम भी थे वीपी सिंह, और फिर ये पीएम बने। बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है, पहली बात ये अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इनको हटाया गया, दूसरी बात मंडल आयोग की सिफारिश करने वाले कौन से पीएम थे, यही थे जिन्होंने उसकी स्थापना करी एक तरीके से, ठीक है। इनका कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं रहा। इनके बाद आते हैं चंद्रशेखर, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, यूपी के बलिया में, बलिया ज़िले में हुआ था। यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि इन दोनों प्राइम मिनिस्टर ने कुछ खास काम नहीं किए। हम उन्हीं को ज़्यादा देख रहे हैं जिनका ज़्यादा काम रहा, जैसे राजीव गांधी हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, खासकर इंदिरा गांधी। और देखिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये लोग कोई भी इसको पॉलिटिकल नहीं कीजिएगा कि मैं किसी तरफ, मेरा एकदम बायस किसी तरफ नहीं, न्यूट्रल होकर हम बात करेंगे कि किसने अच्छे काम किए। देखिए जैसे कि हमने इंदिरा गांधी जी के बारे में बात करी, उनके प्रोन्स एंड कॉन्स हर किसी के होते हैं। कोई भी राजनेता ना तो पूरी तरीके से अच्छा होता है, ना पूरी तरीके से गलत होता है, सबके दो साइड होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। वो हमें देखना है, हमको क्या देखना है, ठीक है। वैसे इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छे काम भी किए, बांग्लादेश को अलग कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे काम भी करे थे। इमरजेंसी एक उनका नेगेटिव पहलू आज भी माना जाता है, ठीक है। और उनके बाद कौन सा आ जाते हैं, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या था, इनका प्रॉपर कार्यकाल था 1991 से 1996। कुछ खास इनका बीच में कुछ ऐसी बात रही नहीं, क्योंकि बहुत शांति तरीके से इन्होंने अपना काम किया। मिड डे मील की शुरुआत किन्होंने करी थी, इन्होंने ही की थी भारत में। और ये याद रखिएगा, पूछा जाता है मिड डे मील कार्यक्रम किन के कार्यकाल में शुरू किया गया, तो इन्हीं के टाइम पे शुरू किया गया था 1995 में। और कौन सी जगह में किया गया था शुरू, तो हरियाणा में शुरू किया गया था, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में। और मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे ये पहले आंध्र प्रदेश के भी सीएम थे, ठीक है, बट यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं। अच्छा, जब ये आए थे ना पीवी नरसिम्हा राव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उस समय अर्थव्यवस्था बहुत ही डाउन चल रही थी। रीज़न क्या था, जैसे राजीव गांधी खत्म हुए। और अच्छा, राजीव गांधी के बारे में बता रहा था, दो तीन चीज़ें याद आ गई। पहली बात याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा शुरू किया था, ये ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। और राजीव गांधी जी थे, उन्होंने जो आईटी सेक्टर बढ़ा है आज के टाइम पे, टेक्नोलॉजी इन्हीं के टाइम पे बढ़ा है, ठीक है। कंप्यूटर लाने वाले कौन थे हमारे देश में, राजीव गांधी थे। बहुत अच्छे काम भी किए थे राजीव गांधी ने, ठीक है। विवादित ज़्यादा रहा नहीं इनका पॉलिटिकल करियर। इनके बाद हम बात कर रहे थे पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। उस समय जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही एक तरीके से कह रहे थे नेगेटिव तरीके से चल रही थी, बहुत डाउन थी, ठीक है। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे, याद रखिएगा, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे जाकर 10 साल जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, ठीक है। अब उस समय वित्त मंत्री थे, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे। तो उसी टाइम पे 3 चीज़ चली थी जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, अगर आपने 11th-12th इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। एलपीजी पॉलिसी क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें ये था क्योंकि देखिए, अगर कोई भी अर्थव्यवस्था डाउन चल रही है तो उसमें ये रीज़न हो जाता है कि आपको कुछ ना कुछ तो प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन भी करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों पे इन्होंने कमांड किया। और करने वाले कौन थे हमारे 1991 में किन्होंने किया था, ये हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसलिए इनको सबसे बड़ा अर्थशास्त्री माना जाता है। उस समय बहुत ही नेगेटिव चल रही थी हमारी जो इकोनॉमिक्स थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, इकोनॉमी, और इन्होंने उस पर एक तरीके से पटरी पे लाए और यहाँ से बहुत से रिफॉर्म्स होने रहे और बहुत सी चीज़ें इसमें बेनिफिट करी इंडिया की अर्थव्यवस्था को, ठीक है। यहीं से बदलाव आया था इंडिया के इकोनॉमी में। ये कंप्लीट हो गया, ये भी याद रखिएगा चीज़, फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मिड डे मील किन्होंने शुरू किया, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। इनके टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने एलपीजी को शुरू किया था पॉलिसी को, ठीक है। और अर्थव्यवस्था इनके टाइम पे बहुत डाउन चल रही थी इसी टाइम पे। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। एलपीजी पॉलिसी स्टार्ट कब की गई थी, 1991 में। सब चीज़ें बता दी, फुल फॉर्म भी बता दी, इन सभी को याद रखिएगा। अब आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल माना जाता है प्रधानमंत्री के तौर पे। अटल बिहारी वाजपेयी का मात्र 13 दिन का सबसे छोटा कार्यकाल। इन्होंने फिर वही बात थी कि अलायंस में करा इन्होंने काम, क्योंकि कांग्रेस को उस टाइम पे बहुत मजबूत हुआ करती थी। कांग्रेस बिल्कुल तरीके से हराया नहीं जा सकता था, बहुमत पाने के लिए अलायंस को काम करना पड़ता था। तो अलायंस आई,
बट वही होता है, अलायंस में दिक्कत हो जाती है, तो 13 दिन इनकी सरकार चली और इसलिए कहा जाता है सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का था। फिर दोबारा आए, 13 महीने तक इनकी चला। फिर उसमें इस बार इनको लगभग 4 पार्टी ने सपोर्ट किया था, उसके बाद उनको सपोर्ट किया था लगभग 13 पार्टी ने, ठीक है। फिर भी इनका कार्यकाल नहीं चल पाया, उसमें भी इनकी सरकार गिर गई। फिर इनके बाद फिर दोबारा इनका कार्यकाल आया, अब उनके बारे में बात करेंगे। बट अभी जो 2 बीच के प्राइम मिनिस्टर रह गए थे, देखिए एक दो चीज़ें मेरे को अभी याद आ रही है तो अभी बता देता हूँ, नहीं तो छूट जाती है कई बार। अच्छा, ये चीज़ और बता दूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने अपनी पीडीएफ में आपको ई बुक में मेंशन करके दे रखा है, उसको आप देख सकते हैं। बट मैं वीडियो को इसलिए बोलता हूँ हमेशा देखने के लिए, वीडियो बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको इमेजिन करने के लिए और बहुत अच्छे से अगर कोई आपको लैंग्वेज में समझा देता है तो बहुत आसान हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें होती नहीं तो टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, राइट। अच्छा देखिए, याद रखिएगा, सेकंड जो परमाणु परीक्षण, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, कब किन के टाइम पे किया गया था, इन्हीं के टाइम पे किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। 11 मई से लेके 13 मई के बीच में हुआ था ये, ठीक है। लगभग 5 टेस्ट हुए थे, और ये भी पूछा जाता है कितने टेस्ट हुए थे, परमाणु परीक्षण हुए थे 5, ठीक है। और 1998 में, फिर डेट बता रहा हूँ, ठीक है, 11 मई से लेके 13 मई के बीच में 1998, ठीक है। और हुआ कहाँ पे था, पोखरण में। वो भी पोखरण में हुआ था जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, और ये भी पोखरण में हुआ था 1998 में। अच्छा, इसका कोड क्या था, तो याद रखिएगा ऑपरेशन शक्ति। उसका था क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, और इसका था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। अच्छा, जो इसके मेन साइंटिस्ट कौन थे, याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के बाद में कौन बने थे, राष्ट्रपति बने थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी इन इंडिया, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है इनका, इन्होंने बहुत, इनकी मैं एक बार ज़रूर जो इनकी है स्टोरी के ऊपर एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। बहुत इन्होंने इंडिया के बहुत काम किए थे, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है इंडिया का, ठीक है। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान इसमें ऐड कर दिया था, किन्होंने किया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। पहले जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, फिर उन्होंने इसमें ऐड कर दिया था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। ये नारा पूछा जाता है किन्होंने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। कोड मैंने आपको बता दिया ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। कब से कब तक हुआ था, 11 मई से 13 मई के बीच में 1998 में, और 5 टेस्ट हुए थे, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ था, पोखरण में। अब चलते हैं जो इनके बाद कौन से प्राइम मिनिस्टर थे उन पर बात करते हैं। फिर दोबारा ये आए थे, बट हम उनसे पहले 2 प्राइम मिनिस्टर और बने थे, बहुत छोटे छोटे कार्यकाल थे, उनके बारे में बात करके फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बात कौन किन के बारे में बात करेंगे, हम एच.डी. देवगौड़ा के बारे में। इनका लगभग बहुत छोटा कार्यकाल रहा, 10 महीने रहा, ठीक है। साउथ के थे, कर्नाटक के थे, ठीक है। ज़्यादा लंबा कुछ काम इनका रहा नहीं, 10 महीने सरकार रही तो कुछ खास बताने वाली बात है ही नहीं इनमें। फिर चलते हैं इंद्र कुमार गुजराल, इनका भी लगभग 1 साल का ही रहा था, 11 महीने कुछ इनकी सरकार चली थी, ठीक है। फिर इनका भी कार्यकाल ऐसे ही रहा, कुछ लंबा काम इन्होंने किया नहीं। इससे पहले ये मैंने जैसे बताया वित्त मंत्री भी थे, विदेश मंत्री भी रहे थे, बट इनका कार्यकाल कोई लंबा नहीं रहा था। फिर दोबारा आए कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। मैंने आपको पहले बोला था बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ है जो मैं आपको मेंशन करता हूँ हमेशा। इनमें नंबर 1 जिनको बोलता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत अच्छा काम किया। एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका सपोर्ट विपक्ष भी करता था। मैंने आपको जैसे बोला था 13 पार्टियों ने इनको सपोर्ट किया था, कोई आसान बात नहीं होती राजनीतिक करियर में, ठीक है। अब अटल बिहारी वाजपेयी आए, देखिए ये एकमात्र ऐसे, इनको मैं मानता हूँ पर्सनली, मैं बता रहा हूँ आपको कि इनके सामने बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत संघर्षपूर्ण रहा इनका ये जो कार्यकाल रहा था। जैसे कि कुछ घटनाएं हुई थी। पहली बात, जैसे मैं आपको बताऊं, संसद पर हमला हुआ था, संसद पर सभी जानते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। करगिल वॉर इनके टाइम पे हो गया था। IC-814 जो हुआ था हाईजैक, इनके टाइम पे हुआ था। ये सारी घटनाएं इन्हीं के टाइम पे, इसी कार्यकाल में हुई थी। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बता दी, ये दिक्कतें इनको आई थी। अच्छा, कुछ अब यहाँ से स्टैटिक जीके की और चीज़ें मैं आपको अडेप्ट करा देता हूँ, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो में रहता हूँ ना, फ्लो में बता देता हूँ, नहीं तो फिर भूल जाता हूँ, तो आपके लिए बाद में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। पहली बात, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के, ठीक है। 25 दिसंबर को हुआ था, इसलिए जन्म दिवस पर इनके सुशासन दिवस मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे इनके टाइम पे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में, जैसे मैंने आपको बताया था। किन्होंने की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। फिर इसके बाद इनका भारतीय जनसंघ को बदला गया, 1980 में बीजेपी बन गई। फिर बीजेपी के बाद इसी बीजेपी पार्टी से बनकर आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, बट इनको सपोर्ट मिला था इसमें, ठीक है। और इनका कार्यकाल पूरा 5 साल का रहा था। चुनाव चिन्ह क्या था, ये भी याद रखिएगा, जो भारतीय जनसंघ का था, क्या था, दीपक था, एक तरीके से दीपक बना होता था, ये इनका चुनाव चिन्ह था। आज तक पूछा नहीं गया, मैंने आपको बता दिया। देखिए, मैं कभी पढ़ता था ना जीके, मैं हमेशा सभी को बोलता हूँ ऐसे ही पढ़िए कि डेप्थ में थोड़ा पढ़िए, कि आपको कोई चीज़ आती है तो दिक्कत ना आए। एक स्टूडेंट था,
जब मैंने मार्क्स अपने बताए थे, मेरे जीके में ऐसे आते थे, तो कहते थे कि भाई रट्टे मार के पढ़ लें। तो रट्टा मार के कुछ नहीं होता आज के टाइम पे। रट्टा मार के सभी टीचर जानते हैं, जो एग्जामिनर होता है ना वो ऐसे ऐसी चीज़ें पूछ लेता है। उनको डायरेक्टली ये देखना है कि आपको नॉलेज कितनी है आज के टाइम तक भारत की। ठीक है, वो क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया जाएगा, आप रट्टा मार के जाएंगे या प्रीवियस करके जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट नहीं करता। इसलिए मैं आपको डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, कोई भी आपको वीडियो ऐसी नहीं दिखेगी, सभी टुकड़े टुकड़े में मिलेगी। इसलिए मैंने आपको एक ही चीज़ में सारा कंपाइल करके दे दिया। और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इनके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के लेकर आऊँगा, जो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब सबसे पहली बात देखिए, करगिल वॉर के बारे में बात करते हैं। करगिल वॉर के टाइम पे रक्षा मंत्री कौन थे, याद रखिएगा, जॉर्ज फर्नांडिस थे। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जब उस समय कोई युद्ध हुआ होता है तो ऐसे रक्षा मंत्री पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा जॉर्ज फर्नांडिस थे। ठीक है, उस समय पाकिस्तान की तरफ से कौन था, तो पाकिस्तान का था परवेज़ मुशर्रफ। उस समय उनका जो आर्मी होता है उनका जनरल था, ये मेन था जो होता है इसके टाइम पे। ठीक है, जैसे आज बाजवा है वैसे ये था उस समय। और नंबर 1 जिसको कहते हैं, मैं कहता हूँ हमेशा पाकिस्तान इतना गंदा कंट्री है, जब भी किसी भी पीएम ने सपोर्ट के मतलब हाथ बढ़ाया है, इन्होंने हमेशा उस पर धोखा ही दिया है। जैसे हमारे करंट के कौन से प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी, ये गए थे खुद गए थे इन्होंने, और एक तरीके से पाकिस्तान में नवाज शरीफ के टाइम पे फिर वहीं पे हुआ, इन्होंने फिर पुलवामा अटैक कर दिया था। तो ये इनकी फितरत रही है जो हमेशा ये दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, पीछे से खंजर भोंक देते हैं। ठीक है, यही कंडीशन उस समय हुई थी। ठीक है, करगिल के टाइम पे गए थे ये, जब ये वॉर हुआ था 1999 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी इनसे खुद पर्सनली मिले। इनके बीच में बिल्कुल अच्छी चल रही है, बट अंदर ही अंदर इन्होंने करगिल जो इंडिया का इलाका है वहाँ पर कैप्चर कर लिया उस इलाके को। ठीक है, क्योंकि ऐसे हुआ करता था, बहुत जल्दी बताऊँगा आपके लिए, और इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या होती करगिल के टाइम पर, ये वो जो हमारा इलाका था करगिल, वहाँ पर जैसे जानते हैं कश्मीर में ठंड में बर्फ़ पड़ जाती, तो वहाँ पर हमारी आर्मी नहीं जाया करती थी। जैसा मैंने आपको बताया था, शिमला समझौता हुआ था, एलओसी बन गया था कि ये आपका इलाका है, हमारा, हम ना आपके इलाके में आएंगे ना आप हमारे में आना। बट बर्फ़ के कारण वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उस समय गर्मी का टाइम आ गया था, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये हुआ था मई के टाइम की बात है। तो इंडियन आर्मी के टाइम पे उस समय बर्फ़ थी, थोड़ी हल धीरे हटने लग गई थी। ठीक है, अब वहाँ पे जो चरवाहा होते हैं वो गए, उन्होंने देखा भाई वहाँ पे इन्होंने कैंप बना लिया पूरी तरीके से, पाकिस्तानी आर्मी बैठ गई है। ठीक है, मुजाहिदीन बैठ गए वहाँ पर। तो इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने आर्मी को बताया कि जो वहाँ के जो लोग थे कि यहाँ पर तो ऐसा हो गया। तो यहाँ से इंडिया की तरफ से जो आर्मी के थे 3-4, उन्होंने बोला देखते हैं क्या, ऐसा तो होना नहीं चाहिए क्योंकि एक तो एग्रीमेंट बन रखा है। तो यहाँ से इनके बीच में वार्ता हो रही है, अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में और परवेज़ मुशर्रफ के बीच में, और यहाँ पे इन्होंने पूरा कैप्चर बना के बैठे हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली में थे। अब जब यहाँ से आर्मी भेजी, 2-3 एक टुकड़ी थी बहुत, 7-8 उसमें सिपाही होंगे, वो गए देखने के लिए, तो देखा पूरी आर्मी बना रखा है। उन्होंने इन पर हमला कर दिया, इन 7-8 लोगों पे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि, वो चाहते थे हम पूरा बेस बना दे, आर्मी बेस बना दे, और यहीं से हम अटैक करेंगे, क्योंकि बहुत ऊंचाई था वो, और यहाँ से अगर हम अटैक करेंगे तो नीचे जितने दिख रहे हैं उनको ईजिली मार देंगे। ठीक है, इन्होंने अटैक किया, और वो 7-8 थे, उनके पास जितनी थी असला बारूद था वो सब खत्म हो गया, पकड़ लिया उनको। और सबसे पहले जो करगिल वॉर में जो शहीद होने वाले जो कैप्टन थे वो थे कैप्टन कालिया। ठीक है, कैप्टन कालिया याद रखिएगा इनका नाम, हिमाचल प्रदेश के थे। और इतना बुरा टॉर्चर किया था, बहुत चीज़ें थी इनके, आप देखिएगा बहुत ही गंदे तरीके से टॉर्चर किया गया था। इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रखी है। ठीक है, इतने गंदी कहता हूँ मैं, पाकिस्तान कंट्री का नाम है इस चीज़ में कि टॉर्चर इतनी बुरी तरीके से किया, बट उनके जो इंडियन आर्मी के अंदर जो बात होती है उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिर और जब इनको इनकी बॉडी आई थी तो बॉडी से इनको पूरा पहचाना नहीं जा सकता था, बस इनकी भौहें जो होती हैं, आँखें की जो भौहें होती है, वो उससे पहचाना गया इनके भाई के द्वारा कि इनको ये ही है इनके भाई। ठीक है, तो कैप्टन कालिया के बारे में ये हुआ। फिर इंडियन आर्मी एक्टिव हो गई, फिर इंडियन आर्मी ने वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था, 1999 में, कारगिल वॉर के टाइम पे। ठीक है, ऑपरेशन विजय कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय चलाया गया। फिर पहली बात तो ऑपरेशन विजय बाद में चला, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पहले चला था ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ये पूछा गया है कई बार, ये भी करगिल वॉर के टाइम पे चलाया था। सफ़ेद सागर चलाया था, सफ़ेद सागर इंडियन एयरफोर्स ने चलाया। अब इंडियन एयरफोर्स ऊपर गई, जैसे मैंने बताया आपको, टाइगर हिल वगैरह पे इन्होंने पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा था, बंकर बना लिए थे अपने। तो वहाँ से बहुत दिक्कत हो रही थी। ठीक है, एयरफोर्स जा रही थी तो उतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकती थी, दिक्कत हो रही थी। और इसी में हमारे जब 1-2 इजेक्ट हुआ था, उसमें हमारा एक प्लेन क्रैश हो गया था, उसमें नीचे के था, आपने नाम सुना होगा उस समय। मैं तो बहुत इंटरेस्ट रहता हूँ ऐसे वॉर वगैरह में पता करने के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, और आप देखनी चाहिए, आपके लिए नॉलेज के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो नीचे के तक गिर गया था फिर प्लेन, फिर बहुत ही जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इनको भेजा गया इंडिया में, ये भी फिर यहाँ कंडीशन हुई। बट ये पता चल गया कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर एक प्रॉपर अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक नहीं रहा, तो इसलिए इंडियन आर्मी ने खुद कहा कि हम जाएंगे, इसमें लोगों की ज़्यादा हानि होनी थी क्योंकि भाई ऊंचाई में वो बैठे हुए थे और हम यहाँ नीचे थे। फिर भी गई इंडियन आर्मी, बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करी। ठीक है,
और वहाँ पर 26 जुलाई को तिरंगा फहरा दिया टाइगर हिल पे। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के CHSL 2018 में, पहली पहले मैं बता दिया आपको ऑपरेशन विजय, ठीक है। और करगिल कब हुआ था? 1999 में। और कौन सी जगह थी? द्रास। द्रास इंडिया का सबसे ठंडा इलाका है जो लद्दाख के पास पड़ता है, करगिल बॉर्डर पे है, ठीक है। और सबसे गर्म इलाका कौन सा है? चुरू, जो राजस्थान में, मैंने ये भी बता दिया। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ये भी पूछा गया था, याद रखिएगा। इस समय कौन कौन से शहीद हुए थे? वैसे तो लगभग 500 से 600 हमारे सिपाही शहीद हुए थे, बट जो उनके लीडर थे जैसे कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा आपके हो गए, योगेंद्र यादव तो शहीद नहीं हुए, उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं कोशिश करूंगा ऊपर एक वीडियो लेकर आने की, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और जैसे परमवीर चक्र मिला था इन सभी को, और इनको भी मिला था योगेंद्र यादव को। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी में उस समय, अभी मैं बता रहा हूँ CHSL 2018 के, इसलिए मैंने आपको बताया। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए, बट इतने बड़े हीरो के बारे में, जो हमारे रियल हीरो हैं, उनके बारे में हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको करगिल के बारे में बता दिया, ये ख़त्म हुई कहानी। इसके बाद क्या हुआ? फिर जो ही होती है दिक्कतें, फिर इसके बाद हुआ IC-814 हाईजैक हो गया था इंडिया का, सभी को पता होगा स्टोरी, ठीक है। फिर भी जल्दी बता देता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 24 दिसंबर 1999 को हाईजैक कर लिया आतंकवादियों ने, 4-5 थे लगभग वो, और बैठ गए थे पूरी तरीके से, एक तरीके से कुछ दिक्कतें आई थी जिनमें वो एयरप्लेन में बैठ गए थे। फिर उन्होंने हाईजैक कर लिया, कुछ समय जाके उन्होंने बोला कि भाई हमने हाईजैक कर लिया, अब इस प्लेन को डायरेक्टली जाके पाकिस्तान में लैंड कराओ, क्योंकि पाकिस्तानी थे और उन्होंने मांग करी थी कि जैसे मोहम्मद का जो अभी जिन्होंने पुलवामा अटैक किया था, क्या नाम है उसका, मसूद अजहर नाम था शायद, उसको बोला कि इसको रिहा करो, ठीक है। पहले सरकार नहीं मानी, क्योंकि सरकार नहीं मान सकती, इतनी बड़ा आतंकवादी है भाई, मोस्ट वांटेड है। उसके बाद क्या हुई दिक्कत? इन्होंने बोला कि भाई इसको पाकिस्तान लेकर जाओ। पाकिस्तान नहीं चाहता था, ये भी, इसमें भी हाथ पाकिस्तान का था, पाकिस्तान नहीं चाहता था कि हमारा नाम आए डायरेक्टली। उन्होंने बोला भाई हमारे यहाँ लैंड मत कराओ, तुम्हें कहीं और कराना पड़ेगा, ठीक है, कहीं नहीं तो हमारे पे इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अमृतसर में आए इन्होंने, और कहने लगे चलो कहीं और देखते हैं। ये तब तक सोच रहे थे, इन्होंने बोला फ्यूल खत्म होने वाला। उस समय पायलट कौन थे? याद रखिएगा, देवी शरण थे। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उन्होंने बोला भाई फ्यूल नहीं है, ये फट जाएगा, यहीं पे क्रैश हो जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं उतारना पड़ेगा। इन्होंने अमृतसर उतारा, अमृतसर में उतार के इन्होंने क्या करा, थोड़ी देर तक रुका, फ्यूल भरना था। इनको पता चला भाई इंडियन आर्मी किस पे अटैक करने वाली है। इन्होंने फिर वहीं से, आतंकवादियों ने बोला जल्दी जल्दी इसको निकालो यहाँ से, लेकर निकले ये। फिर उन्होंने क्या कहा, दुबई में उतारेंगे, ठीक है। अब इतने में सभी को पता चल गया, अटल बिहारी वाजपेयी को पता चल गया, सभी को पता चल गया कि ये हाईजैक हो चुका है। अब दुबई से बोला इंडियन आर्मी ने कि भाई हम आ रहे हैं, वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे, आप हमें करने दो। उन्होंने बोला नहीं, हम ये करने नहीं देंगे आपको, क्योंकि सभी को डर रहता है कि भाई हमारी इमेज ख़राब होगी। वहाँ से इन्होंने फ्यूल भरा। अब इनके पास ऑप्शन क्या था? पाकिस्तान तो जा नहीं सकते थे। इन्होंने क्या बोला कि हम कांधार चलेंगे, ठीक है। कांधार जो अफगानिस्तान में है, तो अफगानिस्तान में गए, और वहाँ से आपको पता है तालिबान का सपोर्ट रहता है, पाकिस्तान का भी वहीं पे पूरा एक तरीके से कोलैबोरेट रहता है उनके बीच में। तो ये कांधार में खड़ा हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। IC-814, ये याद रखिएगा कौन सी थी फ्लाइट नंबर, IC-814, ठीक है। इसको कांधार में इन्होंने करा, फिर इन्होंने 6 दिन तक वहीं पर रखा, ठीक है। बहुत दिक्कतें हुई थी, मैं पूरी इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सभी को पता होनी चाहिए। और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तो आपको नॉलेज बेस तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रहा, फिर सभी मांग पूरी कर दी गई इनकी, और फिर 31 दिसंबर को इनका प्लेन जो हमारा था उनको छोड़ दिया गया। उस समय IB के डायरेक्टर कौन थे? जो आज के टाइम पे NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, अजीत डोभाल उस समय IB के डायरेक्टर थे। तो उनकी भी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, उन्होंने बताया था, ठीक है। ये सभी चीज़ हो गई, यहाँ से उभर ही रहे थे। फिर दोबारा क्या हो गया, 2001 में संसद पर हमला हो गया। मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत सी घटनाएं इनके टाइम पे हुई, संघर्षपूर्ण टाइम रहा था इनका, अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है। संसद पर अटैक हुआ, और इसी ने करा था जैसे मोहम्मद ने, जिसको छोड़ दिया था। यही तो बता रहा हूँ, जैसे मोहम्मद का ही जो था, अजूद मज़हर जो भी नाम होता है इसका, है, इसने फिर अटैक किया। इसमें लगभग 14 लोग मर गए थे इसी जिन्होंने करा था, ठीक है। 2001 में किया था, ये भी याद रखिएगा। फिर उस समय गृह मंत्री कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, वो भी उस समय संसद में मौजूद थे। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कहाँ कहाँ से, कौन कौन से टाइम पे कौन से ये चीज़ें घटनाएं हुई हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो ओवरऑल मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी, यहाँ से क्वेश्चन बनते थे, और इतनी चीज़ें यहाँ पे हुई, ठीक है। और मैंने पोखरण के बारे में आपको बता दिया, जो सबसे बड़ा मोमेंट था इंडिया के लिए, परमाणु शक्ति बना था। और उसके 2 हफ्ते बाद, सबसे बड़ी बात क्या, 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु हथियार बना लिए थे। अब सोचिए कैसे बनाए होंगे, सब डुप्लीकेट माल ही होगा उनका, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा हो गया अटल बिहारी वाजपेयी का। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मैं प्रधानमंत्री इसलिए बता रहा हूँ, उनसे रिलेटेड एक्टिविटी कोई नहीं बताता, ना वीडियोस आपको मिलेगी, और इन सभी को नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार के SSC के। चाहे आप NTPC भी देखेंगे, मैंने 1-2 जगह सुना भी था कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो वित्त मंत्री भी थे, ठीक है, PV नरसिम्हा राव के टाइम पे।
और अब हम बात करते हैं इनके बारे में। 2004 से 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। बहुत से इन पे एलिगेशन भी लगे कि भाई ये एक तरीके से कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, बट एक अच्छे प्रधानमंत्री थे, जो अगर मैं बोलूँ एक अच्छे इंसान भी थे, और अभी है करंट टाइम पे, और इन्होंने वित्त मंत्री के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया। देखिए, इन्होंने एलपीजी करी थी शुरू, मैंने आपको बताया था पॉलिसी, ठीक है। इनके टाइम पे सबसे बड़ा हमला हुआ था मुंबई हमला, 26/11 जिसको बोलते हैं। 26/11 इसलिए बोलते हैं, 26 नवंबर को हुआ था, 26/11, 11वां महीना था, नवंबर 2008, ये भी याद रखिएगा, 2008 में हुआ था। इसमें लगभग सबसे बड़ा आतंकी हमला होता है कहा जाता है इंडिया में, ठीक है। 166 लोगों को मारा गया था, बहुत से लोग घायल हुए थे, विदेशी भी मारे गए थे। सबसे बड़ी बात ये थी, मुंबई पे बहुत जगहों में हुआ था। इसके ऊपर भी कोशिश करूंगा, बताऊंगा आपको कभी वीडियो लेकर आगे, ठीक है। 166 लोग मारे, लगभग बहुत से लोग थे, और इसमें टोटल 9 आतंकवादी थे। इन्होंने सबको मारा था, ठीक है। इन्होंने फिर ताज होटल को कैप्चर कर लिया, वहाँ पर बहुत से लोगों को बंधक बना लिया। अब उस समय रक्षा मंत्री कौन थे ये भी याद रखेगा, AK एंटनी। जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ उनको नोट डाउन करते चलिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, फिर इसको NSG कमांडो, आपने सुना होगा, बहुत ही पावरफुल कमांडो है हमारी इंडिया की। उनको बोला कि ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो इन्हीं के टाइम पे चला था, ठीक है। इन्होंने चलाया था ब्लैक टॉर्नेडो। और लगभग, अच्छा, NSG की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। ये पूछा गया क्वेश्चन, इससे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और NSG की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो इन्होंने चलाया, वहाँ सारे आतंकवादियों को मारा, ठीक है। सबको मार मूर के एक बच गया था, जिसको फांसी में, कसाब था जिसको फांसी में बाद में लटकाया गया। और ये तो एक्सेप्ट भी नहीं करा था पाकिस्तान की इनके यहाँ से थे, कराची से आए थे बल्कि, और इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। यही थी जो मेन एक्टिविटी हुई थी और मेन घटनाएं हुई थी इनके टाइम पे, मनमोहन सिंह के टाइम पे। ये सी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं हमारे मोदी, नरेंद्र मोदी साहब के। इन्होंने धारा 370 भी हटा दी। ये सभी तो अभी करंट के टाइम पे सभी जानते होंगे। इनके बारे में कोशिश करूँगा एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा, आपको बता दूंगा। वैसे सभी जानते होंगे, करंट बेसिस में सभी पढ़ते ही हैं, ठीक है। 14वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं ये हमारे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? संसदीय क्षेत्र इनका वाराणसी, ये भी जानते होंगे सब। और जैसे मैं, अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय क्षेत्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ये भी याद रखिएगा। ये फेमस पर्सनैलिटीज़, फेमस प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के रहे। अभी करंट टाइम पे चल रही है 17वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी। अब देखिए, एक चीज़ एक बार याद रखिएगा जो मैं आपको बहुत ज़रूरी था बताना। सबसे पहली बात याद रखिएगा, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तीसरी थी हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो पहली महिला कौन थी? प्रधानमंत्री। देखिए, भारत रत्न से सम्मानित करने वाली, होने वाली भी कौन पहली प्रधानमंत्री? हमारी इंदिरा गांधी, जिनको 1971 में मिला था। और ये भी एक विवादित बात है, क्या? जब इनको मिला था उस समय खुद प्रधानमंत्री थी, और प्रधानमंत्री थी उन समय 1971 में। और जो इसका चेयर हेड होता है एक तरीके से, जो भारत रत्न डिसाइड करता है कौन देगा, उसका हेड भी प्रधानमंत्री ही होता है। इन्होंने खुद को ही नॉमिनेट किया था कि भाई मेरे को मिलना चाहिए, समझे? तो इसलिए वो विवादित बोला जाता है। और फिर इनके बाद कौन बनी थी? मैंने आपको बता दिया, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद कौन बना था? मोरारजी देसाई बने थे। पहले गैर कांग्रेसी नेता थे ये, जिनको प्रधानमंत्री का पदभार संभालना पड़ा था। इनके बाद बने थे चौधरी चरण सिंह, 5वें नंबर के। फिर दोबारा इंदिरा गांधी आई थी, उनके बारे में कोई उनका नंबर याद नहीं रखना, उनका तीसरा नंबर था। फिर इनके बाद कौन आ गए थे? राजीव गांधी, इनके पुत्र आए थे। कौन से नंबर के थे? ये भी याद रखेगा, 6ठे नंबर के थे, ठीक है। फिर 7वें नंबर पे कौन से आ जाते हैं? VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। फिर 8वें नंबर पर चंद्रशेखर, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं 9वें नंबर पर PV नरसिम्हा राव। मैं नंबर के साथ इसलिए बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा, नंबर से ही पूछा जाता है। मेरे एग्जामिनेशन में खुद पूछा गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी 10वें नंबर के। देखिए, कई लोग उसको 13वां नंबर बोलते हैं, तो वो दिक्कत कर जाता है, 10वां नहीं था, ठीक है। अब 10वां नंबर था, 13वां नंबर नहीं था। अब 11वें नंबर पे कौन बने? HD देवेगौड़ा, जिनकी सरकार बहुत छोटी थी। फिर बने इंद्र कुमार गुजराल, 12वें नंबर के। फिर बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसलिए लोग बोलते हैं 13वें नंबर के थे, नहीं, ये पहले बन चुके थे, जिन्होंने 13 दिन सरकार चलाई थी, 10वें नंबर के थे, ठीक है। फिर इनके बाद कौन बन गए थे हमारे? 13वें नंबर पर बने थे मनमोहन सिंह। और 14वें नंबर पर है वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सभी याद रखिएगा। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिए 14वें प्रधानमंत्री हमारे कौन से? नरेंद्र मोदी, ठीक है। जो एक तरीके से इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। इन्होंने धारा 370 हटा के बहुत से अच्छे काम भी करे हैं। और हर चीज़ में देखिए, कोई भी नेता हो, किसी की तरफ बायस होकर मैंने ये वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हर किसी का अच्छा काम होता है। प्रोन्स एंड कॉन्स हर चीज़ में मिलेगी आपको। कोई भी प्रॉपर प्रधानमंत्री ऐसा नहीं मिलेगा जिन्होंने सारे अच्छे काम किए, कुछ नेगेटिव काम उनके भी रहे हैं। तो हमारा बस, हमको ये देखना है कि हमारे हिसाब से हमको क्या ठीक लग रहा है, ठीक है।
और हमें एक पढ़ने के हिसाब से देखना, ना तो हमको पॉलिटिकली देखना कि हम कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते। तो ओवरऑल मैंने आपको सारे प्रधानमंत्री बता दिए, इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो नहीं थी और यहाँ से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि मैंने अपनी ई बुक में उसको दे रखा है, आप उसको भी देख के पढ़ सकते हैं, बट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है एक इमेजिन करने के लिए, और उसको विजुलाइज होना बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आई तो देखिए मेहनत बहुत लगती है, तो वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।